अभी तुम चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? एक नोट लिखा था हमने, है ना? और इसी नोट में या एक और नोट डालो नया। उस नए नोट में हम सीखेंगे लिखना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये लिखना हम सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। तो नोट डालेंगे। तो आप पहले लिखना सीखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चार केस हैं, उन चारों केसेस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना सीखेंगे। फिर चार केस हैं, उसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना सीखेंगे। तो पहला केस, दूसरा और चौथा। तो ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों की वेलोसिटीज, इन दोनों की वेलोसिटीज कैसे कैसे हो सकती है? हो सकती है कि मान लो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों। चलो पहले अपन दूर जाने वाले कर लेते हैं। ये मान लो पहले दूर जा रहे हैं, ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है। दूसरा केस क्या ले लें? दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी V1 ले लें, इसकी वेलोसिटी V2। थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों ऐसे जा रहे हों, ये V1 ले लें, ये V2 ले लें। और आखिरी केस क्या हो सकता है? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों। इसके अलावा कोई और केस? दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग चार केस बन सकते हैं। दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटीज के चार केस बन सकते हैं, या तो दोनों इधर या दोनों एक इधर दोनों इधर दोनों ऐसे। हमें क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है इन चारों केसेस में। तो आप उसको समझ लें या याद कर लें, दोनों ही चलेगा मेरे को। पर जब पूछा जाए कि किस केस में क्या है, क्या लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या लिख रहा हूँ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होगा उसकी स्पीड पॉजिटिव में लिखेंगे, और जो पास आ रहा होगा उसकी स्पीड नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हैं। तो जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हैं तो सेपरेशन वाली वेलोसिटी पॉजिटिव में, और अप्रोच जो पास आ रहा है वो वाली नेगेटिव में। ठीक है? जैसे कि मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में बताओ, कौन सा ऑब्जेक्ट तो दूर जा रहा है और कौन पास आ रहा है? तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर इनकी वैल्यू तो बताओ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। V2 उस तरफ है, ये वाला पार्टिकल इससे दूर ही जा रहा है, और ये वाला इसके पास आ रहा है। कैसे? ये समझ में आ गई बात? पास दूर वाली नहीं आ गई? बताओ इसमें कौन जा रहा है? दोनों ही दूर जा रहे हैं। इसमें V1 दूर जाना चाह रहा है, V2 उसके पास आ रहा है, और इसमें दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनेगा V2 माइनस V1, क्योंकि V2, देखो हाथ रखो, इसकी वेलोसिटी मत देखो, बस इस पे हाथ रखो। बताओ, ये A बोल देते हैं, ये B बोल देते हैं। तो बताओ ये जो B है A से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, दूर जा रहा है ना। और इस पे हाथ रख लो, अब बताओ। पास आ रहा है। पर लिख क्या रहे हैं अपन? सेपरेशन। तो सेपरेशन में दूर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, दूर जाने वाला, और पास आने वाला नेगेटिव। ये है बात। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। नहीं आ रही है समझ में कि नहीं आ रही?
तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1। चलो ठीक है। सेकंड केस में बता के दिखाओ वेलोसिटी सेपरेशन क्या लिखूंगा। बोले हाथ रखा, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं और सेपरेशन लिखना है, तो दोनों की वेलोसिटीज को मैं प्लस में लिख लूंगा, v2 प्लस v1। इसमें बताओ, ये दूर, ये पास, तो सेपरेशन लिख रहे हैं तो दूर वाला पॉजिटिव, पास वाला नहीं। और इसमें दोनों ही पास आ रहे हैं, तो माइनस v1 माइनस v2, ये इन चारों केसेस की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई। क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, अभी बहुत सारी काम में आने वाली है। ठीक है, पूछ लो। और अगला नोट डालो और उसमें लिखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में वापस से ये चार केस हैं, बस यहाँ पे सेपरेशन की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, अप्रोच, और ये चेंज हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में अप्रोच वाली वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए भी चलो v1 v2 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। आप जरा सोच के बताओ, फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे। अब देखो, v1 पास आ रहा है ना, और अप्रोच लिख रहे हैं, तो अप्रोच वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2। इसमें दोनों दूर जा रहे हैं और अप्रोच हम लिख रहे हैं, तो माइनस v1 माइनस v2। और इसमें अप्रोच v2 कर रहा है, तो v2 माइनस v1, और इसमें दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएंगी। आसान है कि नहीं है, है ना। वेरी गुड। चलिए अब वापस हम अपने कोलिजन पे आ जाते हैं। हेडिंग डालिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे होता है ना बहुत सारे कॉफिशिएंट, वैसे ही टक्कर का कॉफिशिएंट होता है, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दो चीज टकरा रही हैं उनके मटेरियल कैसे हैं। रबर का मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल है, कि क्ले है, उस तरीके से इसको अपन लिखते हैं सिंबल ई से। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं ई से, ई से, ई से। ई डिफाइन कैसे होता है, तो ई बेसिकली क्या होता है, ई होता है रेशियो ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन टू इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब ई जो होता है, वो बेसिक डेफिनेशन तो उसकी ये होती है, याद है, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन लिखे थे ना हमने, वही 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 वाले। हाँ वही, वो जो कॉलिजन कोलिजन प्रोसेस में पड़ा था। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसको हमने आई आर लिखा था, और इम्पैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन ऐसे। तो आपको पता है ना इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में आता है कोलिजन में। इम्पैक्ट हमेशा, इम्पैक्ट की इम्पल्स, इम्पल्स, अबे इम्पल्स ही तो पढ़ा था, तो यार इम्पैक्ट थोड़ी पढ़ा था। तुमसे मैंने 3 बार पूछा इम्पैक्ट, मेरे को लग तो रहा था मैंने कि इम्पैक्ट, पर बात तो वही है। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। वे इम्पल्स था ना वो, हमने वहां पे इम्पैक्ट लिखा था कि वहां इम्पल्स लिखा था, वहां तो इम्पल्स लिखा था ना। हाँ, तो उसको जे आर से लिखा था कि जेडी से लिखा था, या आई से लिखा था। हाँ, तो दोनों सिंबल चलते चलते हैं इम्पल्स के लिए। इम्पल्स को जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पल्स को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही वाले आई आर और आई डी हैं, आई आर आई डी। अच्छा, ये जो इम्पल्स होते हैं रिफॉर्मेशन के, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये किस लाइन के अलोंग आते हैं, हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो नॉन, उसी डायरेक्शन में तो इम्पल्सिव फोर्सेस आते हैं, तो उसी डायरेक्शन में उन्हीं इम्पल्सिव फोर्सेस का तो इम्पल्स लिखना है। तो हमेशा ये इम्पल्स किस डायरेक्शन में होंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने का एक डेरिवेशन है, वो जो आपको करवाया था ना, वही वैल्यूज डालते हैं वहां पे। वो याद है आपको ये कितना आया था? मान लो अगर M1 के लिए लिख रहे हैं, दोनों पर दो पार्टिकल हैं, एक M1 M2, M1 के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पे देखो कुछ आया था। M1 रिफॉर्मेशन के टाइम पे तो आया था M1V1 माइनस M1VC डिवाइडेड बाय M1VC माइनस M1U1, ऐसा कुछ आया था। वहां पे आप VC की वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं सर VC की वैल्यू? मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा के। जब VC की वैल्यू डाल देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में भी और नीचे वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में U के टर्म में डालेंगे, V के टर्म में डालेंगे, रिफॉर्मेशन का है ना वो, रिफॉर्मेशन मतलब जब फाइनल वेलोसिटी है ना, और नीचे वाली इक्वेशन में U के टर्म में डालेंगे। खैर उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, उससे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हम सीख रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट आता है वो आता है, ऊपर तो बन जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, रिफॉर्मेशन, जो रिफॉर्मेशन होता है वो बाद वाली प्रोसेस है कि पहले वाली प्रोसेस है कॉलिजन की? बाद वाली प्रोसेस है, मतलब जब वो कॉमन वेलोसिटी अचीव होगी उसके बाद। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ये कैसे आया? बेसिक डेफिनेशन यही है, यहाँ पे वैल्यूज डाली बहुत सारी और उसको अननोन में सॉल्व किया, तो ये बनता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, और ये बनता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी वेलोसिटीज आप लिखोगे वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इंपल्स उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटीज हैं सारी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। जो हम यूज में लेने वाले हैं वो ये लेने वाले हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पर ध्यान रखना है कि सेपरेशन कब लेना है? आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटीज का, और अप्रोच किसका लेना है? बिफोर द कोलिजन वाली वेलोसिटीज का। ठीक है? ये कैसे आया? ये कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज रख के आया। अरे बात समझ में आई क्या? अभी इनका यूज करेंगे हम। ठीक है? अब कुछ बातें ई की वैल्यूज के हिसाब से। ई की वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच में होती है। 1 के बराबर भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच में ई की वैल्यूज होती है। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अरे ठीक है क्या? इसमें जो ई बराबर 1 होता है वो होता है अपना, ये वाइस वर्सा ट्रू है ना। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो ई बराबर 1 हो जाएगा। और ई बराबर 1 दे रखा है का मतलब ये कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की खासियत क्या होती है? कि जो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यही तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है कि एनर्जी का लॉस नहीं है। जितनी भी एनर्जी लॉस हुई काइनेटिक, वो सारी की सारी रिकवर हो गई है ना। दूसरे में ई 1 से छोटा पर 0 से बड़ा, ये कौन सा कोलिजन हो जाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन कौन सा होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है लेकिन मैक्सिमम लॉस नहीं होता है? और E0 कौन सा हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है कि जितना भी हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो कभी वापस रिकवर नहीं हो पाता है। जो लॉस हो गया बस। तो इस तरीके से ई की वैल्यूज के हिसाब से तीन तरह के हम मोशनों की बात कर लेते हैं जो हमने पहले भी की है बेस्ड ऑन एनर्जी। उसमें ई की वैल्यूज कैसी कैसी रहती हैं? ऐसी ऐसी रहती है। ग्रेटर देन 1 आई का मतलब ये हो जाएगा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उससे भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रैम्पलिन वाला केस हो जाएगा। अगर ट्रैम्पलिन से टक्कर होती है तो जब उछलेगा पार्टिकल तो पहले से भी ज्यादा वेलोसिटी लेके उछलेगा। तो ट्रैम्पलिन वाले केस में ई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। वो कोलिजन नहीं हुआ, वो तो फिर उल्टा एनर्जी दे दी। वो तो मतलब टक्कर क्या हुई, वो तो जानबूझ के करा दी ताकि उछल के वापस आ जाए अच्छे से। तो उस केस में ई बराबर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, पर उसका कोई नाम नहीं है, है ना।
इसमें चाहो तो एक एक बातें और लिख लो कि जब E बराबर 1 है तो कंप्लीट रिफॉर्मेशन, या ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना है, 0 है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है, नीचे ही नीचे। बीच में तो क्या है कि लॉस है, इनइलास्टिक मतलब लॉस है। अब एक क्वेश्चन में लगा के देख लेते हैं कि कैसे लिखना है, मतलब इसी की थ्योरी में आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल में अभी मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अननोन डेटा दे रहा हूँ आपको, बस ई की इक्वेशन लिख के दिखानी है कि कैसे लिखनी है ना। तो जैसे मान लो दो पार्टिकल हैं, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ये तो क्या हो गया, बिफोर द कोलिजन वाला केस हो गया। अब टक्कर हो गई है, और टक्कर होने के बाद की वेलोसिटीज मान लीजिए इसकी आगे v1 है और इसकी आगे v2 है। क्या, और हमें यहाँ पे मान लो ई लिखना है इस प्रोसेस के लिए। क्या लिखना है, ई लिखना है। तो बताइए ई कैसे लिखेंगे। तो क्या बताया था, ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पर सेपरेशन कब लिखना है, आफ्टर कोलिजन। और अप्रोच कब लिखना है, बिफोर कोलिजन। ये ध्यान रखना है। तो ई बराबर, खड़े हो जाओ इधर से। हाँ आप खड़े हो चश्मे वाले भाई साहब। बताइए क्या लिखूं ऊपर, बोलो। बताइए यहाँ पे क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अभी सिखाया था ना कोलिजन का, मतलब वो लिखना सिखाया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना सिखाया था, अप्रोच लिखना सिखाया था। आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, आया था। तो बताइए आफ्टर द कोलिजन, देखो पहले ये बिफोर द कोलिजन है, ये आफ्टर द कोलिजन। इस वाले डायग्राम के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे आप, बताइए। नहीं बता पा रहे हैं तो कॉपी में टीप के बताइए। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखना ध्यान से, v1 पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, पास आ रहा है। v2 दूर जा रहा है, हमें क्या लिखना है, सेपरेशन। तो जो दूर जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे v2 माइनस v1। और अप्रोच क्या लिखेंगे, अप्रोच u पास, u1 पास आ रहा है, तो लिखेंगे u1 माइनस u2। इस तरीके से e लिखेंगे। क्या हो जाएगी, ई की इक्वेशन। अब बात करते हैं कि भाई ई की इक्वेशन की कंडीशन क्या है। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने की तो कंडीशन होती है ना कि सर जब नेट फोर्स 0 होगा तो ही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाएंगे। पर ई के लिए क्या कंडीशन है, समझ में आ रही है बात, नहीं? क्या हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, नहीं, फोर्सेस देखने पड़ते हैं। ई के लिए बात लिख सकते। तो एक दो बातें इसी के नीचे लिख लो, हैशटैग लगा के। एक दो पॉइंट्स लिख लो, मतलब बस अब सवाल स्टार्ट होने वाले हैं, कोलिजन की थ्योरी खत्म होने वाली है। हम दो इक्वेशन सीख गए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अगर बॉडी फ्री है तो, और नहीं तो ई की इक्वेशन। नहीं मतलब ई की इक्वेशन भी साथ में लगेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी क्योंकि दो अननोन आने वाले हैं, v1 और v2। ये तो हमको दिए रहेंगे कि इनिशियली वेलोसिटीज ये हैं, टक्कर हुई, टक्कर में ई की वैल्यू दी रहेगी, ई हाफ है कि ई जीरो है कि ई वन है। और आपसे पूछेंगे v1 v2 क्या होगा। तो दो इक्वेशन लगेंगी क्योंकि दो अननोन है। एक इक्वेशन किससे आ जाएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन किसकी आ जाएगी, ई की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको ई की वैल्यू पता है, u1 पता है, u2 पता है, और v1 u2 में एक रिलेशन बन जाएगा। बस यही करना है अपन को पूरे कोलिजन में, ठीक है। दो तीन बातें, कंडीशन क्या है ई की इक्वेशन लगाने की। तो कंडीशन ये है ई की इक्वेशन लगाने की कि कोई कंडीशन नहीं है, इसको आप हमेशा लगा सकते हैं। बस आपको क्या पता लग जाना चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि ये जो मैंने लिखा था फॉर्मूला याद करो, यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में क्या लिखा था, अलोंग एल ओ आई। मतलब ये जो वेलोसिटीज आप लिखते हो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होनी चाहिए। दूसरी वेलोसिटीज से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी का मतलब परपेंडिकुलर टू एल ओ आई, वो तो वैसे भी सेम रहने वाली है कि जितने भी इंपल्सिव फोर्सेस आते हैं वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही आते हैं, है ना। तो जो भी काम हो रहा है सब कुछ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए हो रहा है, परपेंडिकुलर के लिए कोई मतलब नहीं, वो तो डायरेक्ट सेम हो जाएंगे। क्योंकि वो तो हमने बताया था आपको कि इंडिविजुअल वेलोसिटीज का भी मोमेंटम, इंडिविजुअल बॉडीज का भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो एक दो बातें लिख लो। पहली बात लिख लो, इफ
वी कैन डिसाइड LOI. If we can decide line of impact, we can always write this equation. We can always write this equation. लिखा? मतलब अगर आपने क्वेश्चन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता लगा ली तो आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ई की इक्वेशन को लिख सकते हैं. इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 4 0 होने चाहिए, कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिख लो बस इसमें कि ई डिपेंड्स ऑन कोलाइडिंग बॉडीज. ई डिपेंड्स ऑन कोलाइडिंग बॉडीज. इसका क्या मतलब हुआ? जो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं उनका जो भी मटेरियल है वही डिसाइड करेंगे ई को. फोर्स क्या लग रहा है, कितनी वेलोसिटी है, उस बात से ई को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये कुछ कुछ आप ऐसे ही फ्रिक्शन जैसा समझ सकते हैं. फ्रिक्शन कॉफिशिएंट सरफेस पे डिपेंड करता है और कितने फोर्स लग रहे हैं क्या लग रहा है उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वैसा ही है ये. अब आपके सामने क्वेश्चंस आने लगेंगे. ठीक है. अब करते हैं क्वेश्चन. तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जिसमें आपको ई की इक्वेशन का यूज करके वेलोसिटीज निकालनी है. ठीक है. फिर मैं कोलिजन पे आऊंगा जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन साथ साथ लगेगी. पहले हम चाहते हैं कि ई की इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से. कि इक्वेशन कैसे लगती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं. तो उसमें एक बहुत अच्छा सवाल ये है. तो आप पहले क्वेश्चन समझें. क्वेश्चन चालू हो रहे हैं तो कोई क्वेश्चन नंबर बता देगा कोई? 46. तो मैं वैल्यूज डाल देता हूँ थोड़ी. मान लो वैल्यूज रखनी है कि एच लिख दो. बोलो जल्दी से. वेरी गुड. और ई की वैल्यू हाफ रख देते. अब बताओ. अब हम असली जीवन की बात कर रहे हैं. अभी तक तो हम क्या बात करते थे पता है? जब पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो स्पीड बताओ. फिर आप लोग पूछते थे सर टकरा जाएगी तो रुक जाएगी क्या, क्या हो जाएगा? आज हम वो बात करें. ये जब बॉल नीचे आएगी, टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, और ऊपर जाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसी है. मैंने ई बराबर अगर हाफ दिया है तो कौन सी सरफेस रहने वाली है ये? या कौन से टाइप का कोलिजन होने वाला है? इलास्टिक. सुनना ध्यान से. अगर मैं बोल देता इलास्टिक, वो इनलास्टिक हो जाएगा. इलास्टिक बोल देता तो क्या होता है? ये 20 मीटर हाइट से गिरता और वापस 20 मीटर पे चल जाता, फिर वहां से गिरता और फिर 20 मीटर पे चल जाता. अगर ये ई बराबर कितना होता? 1 होता. ई बराबर 0 होता तो क्या होता सर? अगर ई बराबर 0 होता तो ये गिरता और यहीं रह जाता. वो पढ़ेंगे अपन सब साथ साथ में. लेकिन ई बराबर हाफ है तो क्या होगा? ये आएगा, गिरेगा, थोड़ी कम हाइट ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा कम ऊपर जाएगा, फिर आएगा, गिरेगा, फिर थोड़ा कम ऊपर जाएगा, ऐसे करके टप 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 फाइनली रुक जाएगा. इसमें काफी सारे सवाल पूछ सकते हैं कि जब ये चौथी बार रिबाउंड हो रहा होगा, चौथा टप्पा खा रहा होगा, तब इसकी स्पीड कितनी होगी, या उस वक्त कितनी हाइट ऊपर जाएगा? समझ रहे हो आप बात को? हम ये तो बात कर ही नहीं रहे कि नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वो बचपन की बात होगी. हम ये बात कर रहे हैं कि जब टप टप करते हुए 10वां टप्पा खा रहा होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी या इसकी हाइट कितनी होगी. या ये बोल सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसको जीरो होने में. टप 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 ऐसे करके रुकेगा ना फाइनली, तो टोटल कितने टाइम में इसका मोशन कंप्लीट हुआ. या बात कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस. एच फिर ऊपर गया, H1, पहले एच नीचे आया, H1 ऊपर गया, फिर H1 नीचे आया, फिर H2 ऊपर गया, H2 नीचे आया, फिर H3 ऊपर गया, H3 नीचे आया, फिर H4 ऊपर गया. तो ऐसे करके फाइनली टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की. समझ में आ रही है बात? ऐसे सवाल. तो वैल्यू डाल दी मैंने. एक पार्टिकल को रिलीज किया है 20 मीटर हाइट से, ई की वैल्यू कितनी है? हाँ. क्वेश्चन लिखिए. फाइंड हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, या पार्टिकल लिख लो. फाइंड हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर, सिंपल ही रखते हैं ना, फर्स्ट रिबाउंड. फर्स्ट रिबाउंड का मतलब पहले टप्पे के बाद.
ये कितनी हाइट अचीव करेगा। फिर इसमें अपन पूरा सीरीज बना देंगे कि दूसरे टप्पे के बाद क्या होगा, तीसरे टप्पे के बाद क्या होगा, चौथे के बाद क्या होगा, वो उसको जनरलाइज हम कर लेंगे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी ये लिख लीजिए, फाइंड हाइट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर nth रिबाउंड। दोनों सवाल इसमें हम कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर nth रिबाउंड। nth रिबाउंड मतलब nthवां टप्पे के बाद ये कितनी हाइट तक जाएगा। दोनों सेम सवाल है, बस एक में वैल्यू फिक्स कर दी और एक को जनरलाइज छोड़ दिया। समझ गए क्या? अब कैसे करेंगे देखना। सबसे पहली बात समझना, क्या दो चीजें जो टकरा रही हैं वो क्या फ्री बॉडीज हैं क्या? नहीं है। ये धरती नहीं हिल सकती, ग्राउंड है। तो क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई भी स्कोप है क्या? नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? तो क्या ई की इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? बोले हाँ सर, वो तो कभी भी लगा सकते हैं, और वही ही लगेगी, और कुछ है ही नहीं। दो ही चीजें हमारे पास इक्वेशन में लगाने को, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का स्कोप खत्म हो गया क्योंकि ग्राउंड है। ग्राउंड एक ऐसी चीज हो गई जिसकी वेलोसिटी अब कुछ भी गिर जाए तो चेंज नहीं होगी, ये तो सिर्फ छोटी सी बॉल है। समझ में आई बात? अब आइए, अब हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं और समझते हैं चीजों को, है ना। तो विजुअलाइजेशन देखना, पहले बॉल नीचे आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी? मान लेते हैं जब ये बॉल नीचे आई तो इसकी स्पीड कितनी मान लें? यू मान लें, या V1 V2 V3 लिखते जाओ, है ना। तो V1 मान लेते हैं। जब नीचे आई तो वेलोसिटी कितनी है? V1। फिर क्या होगा? टक्कर होगी, और टक्कर होने के बाद क्या होगा? इसके पास ऊपर जाने के लिए कुछ वेलोसिटी आ जाएगी V2। फिर क्या होगा? ये ऊपर जाएगा किसी हाइट तक, और ऊपर से वापस नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? V2 ही होगी। जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे आएगा ना यार। अब जब टक्कर हो जाएगी तो टक्कर होने के बाद जो स्पीड होगी ऊपर वो कितनी होगी? V3। अरे हाँ कि ना। तो रिबाउंड कहाँ कहाँ हो रहा है, टप्पा कहाँ कहाँ लग रहा है? देखो, एक टप्पा ये है, दो नहीं है ये रिबाउंड होने के पहले, कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद, तो वन कोलिजन। अरे हाँ कि ना। ये सेकंड कोलिजन। अरे हाँ ना। कोलिजन प्रोसेस में दो डायग्राम बनेंगे ना, एक जस्ट बिफोर और एक जस्ट आफ्टर, तो ये मिलके क्या हो गया? वन कोलिजन। ये डायग्राम अलग अलग बनाएगा मतलब ये थोड़ा कि पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, नहीं। पार्टिकल तो अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है। अरे हाँ कि ना, क्योंकि ऐसे छोड़ा है। ऐसे कब जाता? यूं फिर यूं फिर यूं। जब हम प्रोजेक्टाइल कराएंगे, करा सकते हैं, करा भी देंगे, कि मान लो एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्टाइल करा दिया तो इसका पाथ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे रहेगा, है ना। तो अभी हमने वो नहीं कराया, अभी तो हमने ऐसे छोड़ा है, तो ये यूं 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 करेगा बस। समझे? तो पहला सवाल करते हैं हम पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट रिबाउंड के बाद ये कितना हाइट तक जाएगा। सिंपल। तो आइए, तो सबसे पहले तो बताओ कि जब ये पार्टिकल नीचे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी है? V1। ये V1 हम निकाल सकते हैं क्या? बोले हाँ सर। V1 होएगा √2 GH, 2 × 10 × 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो V1 कितना आ गया? 20। अब अगर मुझे ये पता लग जाए कि टकराने के बाद कितनी स्पीड से जा रहा है तो बस बात बन गई। भाई अगर V2 मिल जाएगा तो हाइट भी निकाल लूंगा। अरे हाँ कि ना। तो बताइए V2 कैसे निकालूंगा? मैं लगाऊंगा ई की इक्वेशन। ई की इक्वेशन कहाँ पे लगा रहा हूं मैं? फर्स्ट रिबाउंड के लिए। किसके लिए लगा रहा हूँ ये? अच्छे से लिखना इसको थोड़ा। फर्स्ट रिबाउंड के लिए। आप चाहो तो लिख लेना कि फर्स्ट रिबाउंड के लिए। तो क्या लगाते हैं ई की इक्वेशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर इंपैक्ट, आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी सेपरेशन बिफोर कोलिजन। तो कौन समझदार व्यक्ति यहाँ पे बता पाएगा कि ऊपर क्या लिख? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन है जो टकरा रहे हैं आफ्टर कोलिजन? B2 एंड ग्राउंड। तो ग्राउंड की तो जीरो ही है, और ये सेपरेट हो रहा है, तो प्लस। तो V2 प्लस लिख लो, माइनस लिख लो, कुछ भी लिख लो। समझ में आई बात? पर ये V2 प्लस में आएगा, ये बात सोचने वाली है। क्यों आएगा V2 प्लस में? सेपरेट हो रहा है, और बिफोर द कोलिजन अप्रोच हो रहा है, और हमें अप्रोच ही लिखनी है, तो V1। आया बात समझ में? ई की वैल्यू कितनी है? हाफ। या ई के टर्म में अगर लिखना चाहूं तो मुझे V2 निकालना है ना, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? ई इंटू V1। क्या बात समझ में आई क्या?
तो बेसिकली ग्राउंड से टप्पा खाने के बाद वेलोसिटी ई टाइम्स ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी हो जाती है। जैसे अगले केस में यहाँ V2 हो जाएगा तो V3 कितना आना चाहिए, ई टाइम्स ऑफ V2, और V2 कितना है ये, तो E इंटू ई V1, तो ई स्क्वायर V1 बन जाएगा। तो ऐसा अपन एक जनरलाइज रिजल्ट बना देंगे, वो बनाते हैं अभी, पर पहले ये कर लेते हैं। तो V2 बराबर कितना आ गया बताइए भाई साहब, हाफ इंटू 20, तो V2 बराबर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो सवाल कितना आसान हो गया। आप वापस से काइनेमेटिक्स, कि अगर किसी V2 से फेंकते किसी पार्टिकल को तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, सीधा फॉर्मूला पता है अपन को, हाइट इज इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो V2 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 10 से गया 10 तो 5 आ गया, 5 मीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड देखो फिर से करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो हमको nth तक जाना है, तो ऐसे जाएंगे थोड़ी nth तक, एक एक रिजल्ट बना लेंगे कि सर देखो, आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, पहले रिबाउंड के बाद स्पीड कितनी है V2, और V2 बराबर कितनी आई है, EV1 आई है। अरे आई है कि नहीं आई है। फिर मैं लिखूंगा आफ्टर सेकेंड रिबाउंड स्पीड कितनी है V3, V3 कितना हो जाएगा EV2, और V2 कितना हो जाएगा EV1, तो V3 कितना हो जाएगा ई स्क्वायर V1। तो अब देखो एक एक रिजल्ट बन रहा है, सेकेंड रिबाउंड में e⁻² आई है, फर्स्ट रिबाउंड में e⁻1 आई है, साइड में तो V1 चल ही रहा है। तो आफ्टर nth रिबाउंड, आफ्टर nth रिबाउंड जो भी Vn रहेगा, सेकेंड रिबाउंड में 3 लिख रहा है ना अपन यहाँ पे, तो nth रिबाउंड के बाद कुछ मान लो, नाम में क्या रखा है, V मान लेते हैं, अनथ आफ्टर nth रिबाउंड वेलोसिटी कितनी मान लीजिए V, तो बन जाएगी e⁻n इंटू V1, e⁻, अरे सेकंड में 2 आ रहा है ना, फर्स्ट में 1 आ रहा है, तो माइनस कहाँ से आ गया, नहीं आया, सीरीज देखो ना यार, फर्स्ट रिबाउंड के बाद e⁻1, सेकंड रिबाउंड के बाद e⁻2, तो nth रिबाउंड के बाद e⁻n, सही। तो v कितना आ गया, e⁻n, और V1 हमारे पास पता है, कहा जाए तो देखा जाए तो ई भी पता है, रख दें क्या वैल्यू, चलो अननोन में लिख देते हैं एक बार, EV1 है ना, 2 बार क्यों लिख दिया। बताइए हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर nth रिबाउंड, हाइट आप बेसिकली फॉर्मूला क्या लिखोगे, V स्क्वायर अपॉन 2g, V का स्क्वायर कितना हो जाएगा e⁻2n, V1 का स्क्वायर अपॉन 2g, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे n का मतलब है कौन सा रिबाउंड, आप अगर फर्स्ट में डालोगे वैल्यू तो आंसर 5 आ जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे ना, V1 की वैल्यू डाल लो कितनी हो गई, या नोन में छोड़ो यार, ऐसे, ये हो गया, कठिन था। कठिन तो देखो, अब इसमें जो पुराने कॉन्सेप्ट है अगर उसमें घबराहट हो रही है कि सर ये क्या कर दिया V² अपॉन 2g, और ये क्या कर दिया, इसमें घबराहट हुई तो कुछ नहीं कर सकते। नया कॉन्सेप्ट कितना है, बस इतना है, जिसका यूज कितना हुआ है कि हर बार स्पीड ई टाइम्स हो जाती है पिछले बार के, ये कोई रिजल्ट नहीं है, पर हाँ देखने से लग गया तो हमने उसको यूज कर लिया, और ऐसे करके उसको सॉल्व कर दिया। मजेदार तो तब हो जाएगा जब ये पूछ ले कि बताओ टाइम कितना लगा पूरे मोशन को कंप्लीट होने में, तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन बनेगा, एक सीरीज बन जाएगी, एपी या जीपी, अनंत अनंत टर्म्स की, इनफाइनाइट टर्म्स की कुछ बन जाएगी, जिसका समेशन आपको आता है, इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन निकाल सकते हो ना, एपी जीपी जो भी बन जाएगी उसमें, तो आ जाएगा। तो आप चाहो तो करके लाना, कि टोटल टाइम ऑफ मोशन निकाल के लाना, ऐसे हो जाएगा। और करते हैं, चलो और करते हैं, एक और करते हैं। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे पुराने कॉन्सेप्ट यूज होते ही जाएंगे, अब से लेके
सितंबर एंड तक। उसके बाद फिर नई फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, उसमें पुराने का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर फिर से रिकैप करना चाहें तो क्या करेंगे कि एक बॉल को रिलीज कर दिया, ई की वैल्यू है हाफ, तो मतलब हर बार हाइट कम होते जा रही है। और पूछा है कि बताओ आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड हाइट कितनी होगी, तो हमने पहला रिबाउंड किया, मान लीजिए वेलोसिटी v2 आ गई, तो v1 की वैल्यू निकाली, ई की इक्वेशन लगाई और उससे v2 की वैल्यू निकाली। जब v2 की वैल्यू मिल गई तो हम उससे हाइट का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल दिया कि कितनी हाइट होगी, काइनेमेटिक्स का सवाल। फिर उसने पूछा कि nth रिबाउंड के बाद कितनी हाइट होगी, तो हमने एक फंक्शन बनाई कोशिश की, फर्स्ट रिबाउंड के बाद फंक्शन बनाइए, सेकंड रिबाउंड के बाद वेलोसिटी का फंक्शन बनाइए, तो nth रिबाउंड के बाद फंक्शन बनेगा ये, nth रिबाउंड के बाद की वेलोसिटी आ गई तो h का फॉर्मूला लगा के वापस से हाइट निकालनी, सिंपल। ऐसा। तो दिमाग में अगर विजुअलाइजेशन आ जाता है थोड़ा, तो फिर क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक और करते हैं, जैसे ये मैंने कठिन वाला करवा दिया ताकि अब जो मैं कराऊंगा वो आपको आसान लगेंगे, है ना। इसमें और अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं, पार्टिकल को रिलीज करने की जगह प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं, फिर वो हर बार टप्पे खाते खाते नया प्रोजेक्टाइल करेगा जिसकी हाइट छोटी होती जाएगी, रेंज छोटी होती जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो करना किसी न किसी किताब में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अभी तो मैं ये वाला करा रहा हूँ कि मान लीजिए एक बहुत भारी, बहुत भारी का मतलब क्या हो गया, दीवार जैसा, ट्रक जैसा आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और ट्रक मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से एक छोटा ब्लॉक 2 kg का मान लीजिए आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और कोलिजन का ई दे रखा है, मान लीजिए अब कितना देते हैं, हाफ ही दे देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्पीड आफ्टर कोलिजन, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ आफ्टर कोलिजन, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी। तो ये भी यही वाला सवाल हो गया कि दूसरी चीज इतनी भारी है, इतनी भारी है कि उसका मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला, ट्रक जैसी वाली बात। तो दूसरी चीज जब इतनी भारी हो जाती है तो क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, ई की इक्वेशन। तो पहले आप फाइनल डायग्राम बनाएंगे कि फाइनल क्या होना चाहिए, तो फाइनल में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये मान लेंगे कि ये भाई साहब तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहे हैं, वेरी हैवी। जो भी वेलोसिटीज बदलने वाली है वो भाई साहब किसकी बदलने वाली है, सिर्फ 2 kg वाले की। अब वो आपके ऊपर है कि आप किधर मानना चाहते हो, 2 kg की उधर ही मानना चाहते हो कि इधर मानना चाहते हो, बोलो। आफ्टर कोलिजन 2 की स्पीड इधर मान लें क्या, मान लो, क्योंकि ये ही आपको फिर लिखने में आएगा कोलिजन का सेपरेशन और अप्रोच। अब जरा इसके लिए आप मुझे बताओ कि एक इक्वेशन क्या लिखूं। ऊपर लिखना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नीचे लिखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप, ये बिफोर द कोलिजन का डायग्राम है, ये आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम, आपके हिसाब से क्या बनने चाहिए इक्वेशन। इन दोनों में सेपरेशन लगाओ, ये भाग रहा है दूर, ये आ रहा है पास। देखो जब मैंने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो अलग से पढ़ाया है ना, तब आसान थे ना, अभी अजीब लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, आसान ही है, पर आप यहाँ पे उतना सोच नहीं पा रहे हो, तो उन कॉन्सेप्ट जाकर फिर से पढ़ो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा था क्या ही है, तबकि मैं बोल रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फंसते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के जब इतने सवाल किए तब वो दिखने लगा, ये इतनी जल्दी थोड़ी दिख जाएगा, है बहुत आसान, पर इतनी जल्दी नहीं दिख जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं लिखूंगा तो लगेगा हाँ, हाँ, तो खुद से लिखते तो हाथ चलता नहीं। तो बताओ जरा क्या लिखूं ऊपर। वेरी गुड। क्यों लिखी हुई मैंने इसको, क्योंकि ये दूर जा रहा है पास आ रहा है, सेपरेशन लिखना है। अप्रोच में खत्म, ई की वैल्यू कितनी है, हाफ, 6, वी बराबर कितना आ गया। अच्छा वी पॉजिटिव आ गया, क्या क्या मतलब है, इधर ही जाएगा, सिंपल। कुछ समझ में आया। हाँ स्पीड 2 ही रहेगी, यही कॉन्सेप्ट है इसका, वेरी हेवी का मतलब ही यही है कि बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन स्पीड उसकी सेम रहेगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते यहाँ पे। एक और करो चलो। हाँ
जाओ ना। तो इस बार ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत भारी प्लेटफॉर्म है जो कि ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है और इस चलते हुए प्लेटफॉर्म पे एक बॉल आती है 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर और टकरा जाती है। क्या हो जाती है? टकरा जाती है। और कोलिजन का ई दे रखा है हाफ। ठीक है। पूछा वही है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, क्योंकि प्लेटफॉर्म की स्पीड तो 2 ही रहेगी। तो इसमें आपको वो यूज करना पड़ेगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग में तो एक इक्वेशन लगेगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड सेम हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। लगाओ, देखो इसको करो। तो इसमें सबसे पहले कोलिजन कराते हुए एक डायग्राम बनाओ और जिसमें बताओ आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में तो हम एक इक्वेशन लगा दें और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड सेम कर देंगे, पहले की और बाद की। ये कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। चलो आओ, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना। ये कठिन सवाल है, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है पर ये बहुत कठिन सवाल है। इसमें हो क्या रहा है देखो। आप यहाँ देखो कि जब टक्कर हो रही होगी तो फोर्सेस कैसे लगे होंगे, ऐसे ऐसे ना। तो मतलब इसका मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या रहा है यहाँ पे, ये रहा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये स्मूथ बोल रहे हैं हम। ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या दिख रही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? क्यों है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? क्योंकि नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है। नॉर्मल इस पे ऊपर लगा होगा और इस पे नीचे लगा होगा, पर ये इतना भारी इसको को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको पड़ गया बेचारे को। समझ में आ रही है क्या बात? अब अगर हम पहले की वेलोसिटीज देखें तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। अगर ये वाला एंगल है 37, तो ये कितना हो गया? 8। कोई जरा सोच के बताओ कि 8 और 6 में कौन बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा? 6 बदलेगा, 8 नहीं बदलेगा। 6 इसलिए बदलेगा क्योंकि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में है। तो मैं जब फाइनल डायग्राम बना रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसे जाएगा, तो 8 तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ बिना कुछ किए। और इसका क्या लॉजिक है? परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बस यही लॉजिक है इसका। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं v है। अब मुझे क्या लगानी पड़ेगी? E बराबर, ई की इक्वेशन। बताओ क्या लिखूं ई की इक्वेशन? ये प्लेटफॉर्म जो है भाई साहब 2 से जा रहा है, तो कौन बताएगा मुझे ई की इक्वेशन? ऊपर क्या लिखूं? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में देखना है बस। तो v दूर जा रहा है, 2 से पास आ रहा है, तो v-2। और इनिशियल में 6 + 2। बस खत्म हो गया, इतना सही सवाल है। और ई की वैल्यू कितनी दी है? हाफ। तो यहाँ लिख दो हाफ। तो ये 8 4 6 हो गया। v बराबर, तो आपसे पूछा क्या है, फाइनल स्पीड पूछिए ना। तो फाइनल स्पीड कितनी बताओगे आप पार्टिकल की? मजे की बात, 6 ही आ गया ये तो। पर आप देख रहे हो 6 ये नीचे की डायरेक्शन में था और अब ये 6 ऊपर की डायरेक्शन में, तो बदली है वेलोसिटी। आप ये मत समझो सेम आ गई है। पहले 6 नीचे था, अब 6 ऊपर है। यहाँ तो सेम ही देखो, पहले आगे था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पहले भी आगे था और बाद में भी आगे, तो सेम है। यहाँ बदल गई है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गई है। वो किसकी वजह से बदली है? फोर्स की वजह से। तो नेट वेलोसिटीज कितनी आ जाएगी? 10 ही आ जाएगी ना इसकी। वी नेट 10 ही आ जाएगा। तो आंसर इसका 10 हो जाएगा। पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है। ये एक मात्र एक संयोग है। अगर ई की वैल्यू में 1/3 लिख दूंगा, लिख सकता हूँ 1/3, तब भी बढ़िया कट जाता, नहीं नहीं कटता। 4 लिख देते, 1/4 लिख सकते थे। तो अगर जैसे ही 1/4 लिखता, भी बदल जाता, तो बदल जाता। वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो वो आप करना। कौन सा? जिसमें आपको ये निकालना है टोटल टाइम ऑफ द मोशन, कितने टप्पों के बाद
टप्पे तो खैर इनफाइनाइट हो जाएंगे, पर टाइम कितना लगा, ऊपर छोड़ा उसको टी बराबर 0, और कितनी देर के बाद बॉल फाइनली रुक जाएगी। करो वही कर लेते हैं, छोड़ बस वो लास्ट कर लेते हैं वही, कि उसको घर पे ट्राई करोगे। घर पे ट्राई करना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो 49। इसी बिरादरी का एक और बचा है, कर लो, वरना फिर रहने दो, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, फिर वो होएगा तो अगली क्लास में स्टार्ट। हेड ऑन कोलिजन। अब कोलिजन पढ़ेंगे हम, ये ई की इक्वेशन लगाना सीख रहे हैं, जो कि सीख गए। तो लास्ट इक्वेशन में लगा के बता दो कि हाँ सर सीख गए। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है, ये सरफेस आपकी स्मूथ है, ग्राउंड चल नहीं रहा है, एक पार्टिकल को फेंका इधर से, कितनी वेलोसिटी से फेंका, मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंका अल्फा एंगल पर, और वो चली गया वी वेलोसिटी से बीटा एंगल पर। तो ई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। वेरी गुड, बहुत उत्तम सवाल है। तो यहाँ पे किसी वेलोसिटी से फेंका, टक्कर हुई, और टक्कर के बाद ये ऐसे चला गया, ऐसे। हमें सिर्फ इतना दिया है, ये अल्फा है और ये बीटा है, और कुछ भी नहीं दिया है, ना यू दिया है ना वी दिया है। ये भी आप मान लेना, मान के लास्ट में काट देना, कटिंग है मतलब वो। हमें सिर्फ इतना डायग्राम दिया है और पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ई या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन या ई लिख दो, फाइंड ई इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है, करो इसको और जाओ। वो मिला के होता है। फाइंड ई इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। जिसका आंसर सही आ जाए वो अभी निकल जाओ। क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जिससे टकरा रहा है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड मूव नहीं करता है। लगेगी तो ई की इक्वेशन ही, तो होना तो वही है। अब आप कैसे करते हो उसको बताओ। तो अभी जैसे किया वैसे ही करना है। टक्कर किस डायरेक्शन में होगी? इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा ये। अरे हो जाएगा क्या? तो अगर पहले की स्पीड में यू मान लेता हूं, मान रहा हूं, लास्ट में काटूंगा भी, और इसके दो कंपोनेंट करता हूं, ऐसे और ऐसे हो जाएंगे, और जो बाद में वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, उसको मैं v मान लेता हूं, और v के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। डायरेक्शन अल्फा कैसे दिया है? अल्फा वर्टिकल से दिया है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, और इधर ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? ये u है अल्फा एंगल पर, ये v है बीटा एंगल पर। अब क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहले कंपोनेंट कर लो। कंपोनेंट करके आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर टू एल वाई। परपेंडिकुलर टू एल वाई क्या करोगे? स्पीड सेम करोगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे एल वाई अगर ये है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये वाली डायरेक्शन हुई। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना है? यू साइन अल्फा, और ये वाला कितना है? साइन बीटा। और ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। लिखूंगा यू साइन अल्फा बराबर वी साइन बीटा। ये इक्वेशन क्लियर है क्या? यहां से हमको u और v में एक रिलेशन मिल गया। ये कैसे लग गई? परपेंडिकुलर टू एल वाई। और दूसरी इक्वेशन कैसे लगाएंगे? अलोंग द एल वाई। और अलोंग द एल वाई कौन सी इक्वेशन लगती है? ई की। ई बराबर क्या लिखूं बताओ? ई बराबर, वेरी गुड, वी कॉस बीटा। ये वाला कंपोनेंट है ना, वी कॉस बीटा। और ये पास आ रहा है तो ये भी प्लस में है, यू कॉस अल्फा। ये आंसर हो गया। बस यहां से किसको ऐड करना है? वी और यू को। तो वी को यू के टर्म में रख दो, या यू को वी के टर्म में रख दो, वो तो कैसे भी रख दो, है ना। तो बताओ जरा क्या हो गया? वी को क्या लिख सकता हूँ? ये नीचे जाएगा,
तो मैं v की जगह लिख सकता हूँ u साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, ये तो v की जगह हो गया, इनटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय u कॉस अल्फा। समझ में ही यहाँ तक बात? अब आप ध्यान से देखो, u से u कट गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बन गया, तो ऊपर तो आ गया टेन अल्फा, और ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा बन गया टेन बीटा। तो बेसिकली आंसर आ गया टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। हाँ मतलब नीचे लिखो तो टेन बीटा लिख लो, ऊपर लिखो तो कॉट बीटा लिख लो। ये ई हो गया, ये आंसर आ गया, सिंपल। समझ में आया? अरे तुमसे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चमकने लग गया कि परपेंडिकुलर टू एलओआई में स्पीड सेम रखते हैं, अलोंग द एलओआई में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं 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 नहीं, वो तो जब फ्री बॉडीज हैं, यहाँ पे तो हम सिर्फ ई की इक्वेशन लगाते हैं। और जब अगली क्लास होगी वहां पे आपको कोलिजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिर्फ सवाल बचे हैं, हमारे क्या क्या बचा है वो सुन लो। हेड ऑन कोलिजन के सवाल थोड़ी तो पढ़ ली, ऑब्लिक कोलिजन के सवाल थोड़ी तो पढ़ ली, और कोलिजन खत्म। तो अगली क्लास में या एक दो क्लास में आपका सेंट्रोमास खत्म हो जाएगा। बाकी सेंट्रोमास में एक टॉपिक और पड़ता है, वेरिएबल मास सिस्टम। वो एक एकदम सेपरेट टॉपिक है, अलग टॉपिक है, उसके लिए पूरा एक क्लास चाहिएगी। बाकी वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कठिन बहुत है, इंपॉर्टेंट